हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक और लैंडमार्क जजमेंट की, जो कि आपकी जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। और इस केस का टाइटल है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को पॉपुलरली हम ट्रिपल तलाक या फिर इंस्टेंटेनियस तलाक के नाम से भी जानते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की 5 जजेस बेंच ने 2017 में बाय 3:2 डिसीजन दिया था इस केस में। ये केस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल केस है जहाँ पे इस्लाम की एक रूढ़िवादी प्रैक्टिस जो बहुत सालों से चली आ रही थी ट्रिपल तलाक की, उसको ना सिर्फ असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, बल्कि उसको एक क्राइम का दर्जा भी दिया गया। और इसी केस की वजह से 2 साल बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। और जिसके अकॉर्डिंग कोई मुस्लिम हस्बैंड अपनी मुस्लिम वाइफ को अगर ट्रिपल तलाक देगा तो उस केस में उसका इमीडिएट अरेस्ट होगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा और उसको 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। अब देखते हैं कि ये ट्रिपल तलाक होता क्या है। ट्रिपल तलाक का मतलब होता है तलाक ए बिद्दत। इस्लाम में बहुत सारे तरीके के तलाक होते हैं, जैसे कि तलाक ए सुन्नत, तलाक बिद्दत। तो उनमें से तलाक ए सुन्नत और तलाक ए बिद्दत में से जो तलाक ए बिद्दत है वो नॉन अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है। और इसी तलाक को क्यों नॉन अप्रूव्ड माना जाता है? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जहाँ पे एक मुस्लिम हस्बैंड जब अपनी मुस्लिम वाइफ को इंस्टेंटेनियस या ट्रिपल तलाक देता है तो वो एक ब्रीद में 3 बार तलाक 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 बोलता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये तलाक इर्रिवोकेबल हो जाता है। इर्रिवोकेबल मतलब अब इस तलाक को कैंसिल नहीं किया जा सकता, और जिसके कैंसिल ना होने की वजह से उस केस में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ अब दोबारा से रिकन्सिलिएशन कर सके, मिल सके, या फिर फैमिली की इंटरवेंशन से किसी भी तरीके से इस केस का सेटलमेंट हो सके। दूसरी प्रॉब्लम इस केस में, इस तलाक की बिद्दत में ये भी थी कि यहाँ पे वाइफ की कंसेंट की भी कोई अहमियत नहीं थी। यानी कि अगर हस्बैंड चाहता है कि वो वाइफ को तलाक दे दे, ट्रिपल तलाक की हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक दे दे, तो उस केस में वाइफ अगर ना भी चाहे तलाक लेना तब भी उसको तलाक मिल ही जाएगा, यानी कि उसको अलग होना ही पड़ेगा अपने हस्बैंड से। तीसरा फ्लॉ जो ट्रिपल तलाक में था वो ये था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये हस्बैंड ने कौन से कंडीशन में और कौन से मोड में दिया है। मतलब यानी कि अगर वो सो रहा है, वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में है, वो एग्रेशन में है, वो उसको किसी ने प्रोवोक किया है, उसको किसी ने कोई गलत बात बताई है जिसकी वजह से उसने ट्रिपल तलाक दिया, ये सारी कोई भी कंडीशंस यहाँ पे नहीं मानी जाएंगी। यानी कि अगर हस्बैंड ने ऐसी कंडीशंस में भी अगर अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे दिया तो वो तलाक इर्रिवोकेबल हो जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट की भी बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी, कोई चांसेस, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। ना ही इससे कोई मतलब है कि इस हस्बैंड ने ये तलाक मेल के द्वारा दिया हो, कि व्हाट्सएप के द्वारा दिया हो, या फिर फ़ोन के द्वारा दिया हो। तो मोड भी यहाँ पर कोई महत्व नहीं रखता। और इसीलिए ये ट्रिपल तलाक नाम की जो प्रैक्टिस थी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। सन 2002 में शायरा बानो, जो कि इस केस में पटिशनर हैं, उनकी शादी एक रिजवान अहमद नाम के पर्सन से होती है। शायरा बानो अपने मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के दौरान डॉरी हरासमेंट को फेस करती हैं बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉज। 2015 में रिजवान अहमद फाइनली ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर देते हैं अगेंस्ट शायरा बानो, और जिसको कि सन 2016 में रेट पिटिशन के द्वारा शायरा बानो चैलेंज करती हैं। और इस रेट पिटिशन के द्वारा वो तलाक ए बिद्दत के अलावा बाकी 2 और प्रैक्टिसेस को भी चैलेंज करती हैं। वो कौन सी प्रैक्टिसेस हैं? उनमें से एक होती है निकाह हलाला,
और एक होती है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी आप और हम सब जानते हैं, पॉलीगैमी जहाँ पे एक मुस्लिम हस्बैंड एट अ टाइम एक से ज़्यादा वाइफ्स को रख सकता है। और दूसरी प्रैक्टिस थी निकाह हलाला, जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ अगर उन दोनों के बीच में सपोज करो तलाक हो जाता है और अब यहाँ पर ये हस्बैंड इस वाइफ को वापस से वाइफ बनाना चाहता है, वापस से शादी करना चाहता है, तो उस केस में इस वाइफ को पहले किसी दूसरे आदमी से शादी करनी पड़ेगी। वो जो शादी होगी वो कंज्यूमेशन होनी चाहिए उसकी, और कंज्यूमेशन के बाद अगर वो दूसरा आदमी इस औरत को, इस वाइफ को तलाक देता है और जब वो रिलीज हो जाती है तभी वो इस पहले वाले हस्बैंड से शादी कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इस पूरी प्रैक्टिस को कहा जाता है निकाह हलाला। अब सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने और भी पिटिशनर्स इस केस में ऐड कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विमेन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिटन सबमिशंस शायरा बानो के बिहाफ पे सबमिट करने के लिए कहा। और ये ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यूनियन ऑफ इंडिया, बेबाक कलेक्टिव, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस। सो इस तरीके से ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इश्यूज इस केस में फ्रेम किए वो कौन कौन से थे? तो पहला जो इशू इसमें फ्रेम किया गया केस में वो ये था कि क्या ये जो प्रैक्टिसेस हैं तलाक ए बिद्दत, निकाह हलाला एंड पॉलीगैमी, क्या ये इस्लाम की एसेंशियल प्रैक्टिसेस का पार्ट हैं या नहीं है। दूसरा इशू जो यहाँ पे फ्रेम किया गया कोर्ट के द्वारा वो ये था कि क्या ये जो प्रैक्टिसेस हैं क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती हैं, और अगर वो वॉयलेट करती हैं तो क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स इन इशू थे इस केस में। यहाँ पर पार्टीज ने भी कुछ बोला, पार्टीज की जो कंटेंशंस थी वो भी इम्पोर्टेंट है जानना कि इन पार्टीज ने भी क्या बोला। देखिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने तो ये कहा कि शरीयत लॉ यानी कि जो हमारी मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो तो खुद तलाक बिद्दत को नॉन अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक मानती है, पर साथ में हम ये भी सबमिट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि और उसको जुडिशियल रिव्यू की कोई पावर नहीं है क्योंकि ये हमारी अनकोडिफाइड मुस्लिम पर्सनल लॉ है और जो कि जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्टेड नहीं है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी कहा कि क्योंकि तलाक बिद्दत जैसी प्रैक्टिसेस जो हैं ये हमारे इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं, इसीलिए ये आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, और इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड पिटिशनर की तरफ से कंटेंशन ये थी कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल 25 का चोला पहनकर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि चाहे वो आर्टिकल 25 की ही फंडामेंटल राइट क्यों ना हो वो एब्सोल्यूट नहीं है, और इसीलिए क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है तो इसीलिए वो हमें दूसरे फैक्टर्स से भी गवर्न करेगी। यानी कि अगर किसी और की फंडामेंटल राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स के एक्सरसाइज करने से वॉयलेट होती हैं या जहाँ पे पब्लिक ऑर्डर का नुकसान होता है या मोरालिटी या हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उस केस में आप आर्टिकल 25 को एब्सोल्यूट राइट बोलकर या एब्सोल्यूटली फंडामेंटल राइट बोलकर ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ना फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि ये ग्रॉसली फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को वॉयलेट करती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी हैं, यानी कि औरतों के खिलाफ हैं। उनकी राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड,
राइट टू इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों को वॉयलेट करती हैं और साथ में आर्बिट्ररी प्रैक्टिसेस हैं, और इसी वजह से ऐसी प्रैक्टिसेस को वॉइड एंड इलीगल डिक्लेयर करना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वैलिड बात है। इसके अलावा दूसरी बात क्या कही गई, जहाँ तक एसेंशियल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रीन ऑफ एसेंशियलिटी को अप्लाई किया, और उस डॉक्ट्रीन को अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आर्टिकल 25 जो है वो किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटरफेयर कर रहा है किसी भी तरीके से, तो इट इज़ नॉट इंटरफेयरिंग विद द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25। क्यों? क्योंकि आपकी जो तलाक बिद्दत तरीके की प्रैक्टिस है वो कोई एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है ही नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी के हिसाब से आप किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस को एसेंशियल तब बोलते हो जब वो प्रैक्टिस इतनी इंटीग्रल पार्ट होती है उस रिलीजन का कि अगर उस प्रैक्टिस को ही हटा दिया जाए रिलीजन में से तो उस रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए अपने रिलीजन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो अटेन ही नहीं कर सकते उस ऑब्जेक्टिव को जिसकी वजह से उनका वो रिलीजन आया था या अस्तित्व में आया था। तो डॉक्ट्रीन ऑफ एसेंशियलिटी की वजह से अगर आप बात करें तो ट्रिपल तलाक इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदूज़ की बात करते हैं तो अगर आप हिंदूज़ में, क्योंकि हिंदूज़ में अग्नि की एक बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषता इम्पोर्टेंस होती है, तो अगर आप अग्नि जल इन सारी चीज़ों को रिलीजन में से हटा दें तो जो हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो ऑब्जेक्टिव अटेन करना इम्पॉसिबल होगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन नहीं कर पाएंगे अगर ये सारी प्रैक्टिसेस को हटा दिया जाए। तो उसी तरीके से हम अगर ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को इस्लाम में देखें तो क्या हम ये कहें कि अगर ट्रिपल तलाक को हटा दिया तो क्या इस्लाम रिलीजन ही नहीं रहेगा अपने आप में? क्या उसको फॉलो करने में या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अटेन करने में उस रिलीजन के लोगों को प्रॉब्लम होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो इसी डॉक्ट्रिन को यहाँ पर अप्लाई करते हुए, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिसेस एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं हो सकती। इसके अलावा जो एक और कंटेंशन थी अभी तक मुस्लिम या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से, वो कह रहे थे कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता इस तरीके की प्रैक्टिसेस का, क्योंकि ये तो हमारे पर्सनल लॉ का पार्ट है, यानी कि जो हमारा अनकोडिफाइड पर्सनल लॉ है उसका पार्ट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ज़रा आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जाइए और वहाँ देखिए, और वो कहते हैं कि आर्टिकल 13(1) के हिसाब से अगर कोई एक ऐसी लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले बनी थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बनी है, और वो ऐसी लॉ है जो कि पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है या किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करती है या इंटरफेयर करती है, तो उस केस में ऐसी लॉ जो किसी की फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है उस एक्सटेंट तक उसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी मुस्लिम पर्सनल लॉ शारियत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ने ही आपके तलाक ए बिद्दत जैसी प्रैक्टिसेस को सैंक्शन दिया था, तो अब हम आपको ये बताते हैं कि ये एक्ट ही अपने आप में गलत है, टू द एक्सटेंट कि वो अगर इन प्रैक्टिसेस को वैलिडेट कर रहा है या इन प्रैक्टिसेस को अप्रूव कर रहा है। तो क्योंकि ये प्रैक्टिसेस अपने आप में पार्ट 3 यानी कि किसी की फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती हैं, तो उस एक्सटेंट तक ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो ट्रिपल तलाक तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं वो ना सिर्फ शादी के बॉन्ड को पूरी तरीके से तोड़ रही हैं, जहाँ पे रिकन्सिलिएशन का भी कोई स्कोप नहीं है, वो आर्बिट्ररी भी हैं और इक्वलिटी के स्पिरिट्स के भी अगेंस्ट हैं। चौथी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही यहाँ पर वो ये भी थी कि जो ट्रिपल तलाक है इट इज़ नॉट जस्ट अगेंस्ट थियोलॉजी बट इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट लॉ। और आप ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिसेस को सिर्फ इस बेसिस पे अप्रूव
नहीं कर सकते या वैलिडेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल या जो मास लेवल पे लोग हैं या लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं वो उनके द्वारा फॉलो किया जा रहा है. सो वॉट इज बैड इन थियोलॉजी कांट बी गुड इन लॉ. तो ये तो था मेजॉरिटी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का. देखते हैं कि डिसेंडिंग ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. नाउ माइनॉरिटी ओपिनियन या डिसेंडिंग ओपिनियन में जस्टिस अब्दुल नाजिर एंड जस्टिस यूयू ललित थे यहाँ पर, और उन्होंने ये कहा कि जो ट्रिपल तलाक है ये प्रैक्टिस तो राइट टू रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है, और इसीलिए इस प्रैक्टिस का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ना इंटरफेयर करे, जबकि पार्लियामेंट को अगर कोई ऐसी लॉ बनानी है तो वो पार्लियामेंट बनाए जो कि इस प्रैक्टिस को गवर्न कर सकती है. यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा ही कोई लॉ बनेगी, उसी को हम मान्यता देंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करना इसमें सही रहेगा. आई होप आपको ये केस लॉ इस वीडियो के द्वारा समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.